हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अध्ययन करेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कई तरह के होते हैं। ये जैसे होते हैं प्राकृतिक, पहले होते प्राकृतिक, दूसरा मौलिक, तीसरा मनुष्यकृत और चौथा यंत्र चालित। तो ये इसके 4 प्रकार हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री होती है जो औपचारिक भी होती है और निरौपचारिक शिक्षण सहायक सामग्री भी होती है। औपचारिक शिक्षण सामग्री वो होती है जो हमारे कक्ष में काम आती है, जैसे टीवी है, कंप्यूटर, रेडियो आदि जो औपचारिक साधन जिस काम में लेते हैं, जिसका कोई निश्चित समय होता है वो उसे हम काम लेते हैं, वो क्या होते हैं औपचारिक साधन। और कई निरौपचारिक सहायक सामग्री भी होती है जो हम कक्ष के बाहर से सीखते हैं, जैसे हमारे विद्यालय के बाहर जैसे घर, परिवार, समाज है, कोई प्राकृतिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, तो इससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो शिक्षण की जो सहायक सामग्री होती है वो औपचारिक भी होती है और निरौपचारिक सहायक सामग्री भी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण की सहायक सामग्री। इसके जो हम मुख्य जैसे 2 भाग होते हैं। प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टेड। प्रक्षेपित सहायक सामग्री उसे कहते हैं जिसमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होती है। मतलब जो लाइट से चलते हैं, टीवी है, रेडियो है, सिनेमा है, ये सभी जो जिसमें विद्युत की आवश्यकता होती है, जो लाइट से चलती है, उन्हें बोलते हैं हम प्रक्षेपित सहायक सामग्री। और दूसरी होती है जो ये अप्रक्षेपित सहायक सामग्री, अनप्रोजेक्टेड टीचिंग मटेरियल, जिसमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे चार्ट होता है, फ्लैश कार्ड होता है, कोई पोस्टर होता है, नमूने होते हैं, तो हम इसमें हमें कोई विद्युत यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट उसको दिखा सकते हैं। फिर श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो का मतलब होता है श्रव्य, जिसे हम केवल सुन सकते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि, इसको केवल हम सुन सकते हैं और अपना अधिगम कर सकते हैं। फिर विजुअल, जो केवल हम देख सकते हैं, इसमें हम सुन नहीं सकते। जैसे ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, इसमें केवल हम देख सकते हैं, केवल सुन नहीं सकते हैं। और ऑडियो विजुअल मतलब हम इसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, टीवी, इसमें हम क्या है हमारे सहायक सामग्री हो, मटेरियल कोई भी हो, तो हम उसको हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, जो ऑडियो विजुअल एड्स है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसको आप पूरा देख सकते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगी। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स, इसकी पूरी ही एक अलग ही वीडियो है। फिर है विद्यालय के बाहर के संसाधन, मतलब जो हम विद्यालय के जो बाहर से भी हम कुछ सहायक सामग्री होती है उससे हम सीखते हैं। जैसे विद्यालय के बाहर जैसे हम ले सकते हैं समाचार पत्र, न्यूज़पेपर भी हमारे सहायक सामग्री सिद्ध होती है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे तथ्य का आता है, कोई घटनाएँ आती है, कोई सूचनाएँ आती है, हर प्रकार के नॉलेज हमें न्यूज़पेपर से मिल जाता है, चाहे वो सामान्य ज्ञान से लेकर हो, चाहे कोई प्राकृतिक वो घटनाएँ हो, कोई सामाजिक घटना हो, या पूरे ही विश्व में कहीं भी कुछ भी घटनाएँ हो रही हो, तो हमें उसकी जानकारी न्यूज़पेपर से मिल जाती है। हमें किसी भी प्रकार का विज्ञापन हो, सभी जानकारी न्यूज़पेपर से मिल जाती है। तो न्यूज़पेपर भी एक सहायक सामग्री सिद्ध होते हैं। हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो हम उसमें न्यूज़पेपर से भी कुछ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, उसको कुछ ऐड कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में ये समाचार पत्र भी सहायक होते हैं। फिर नाटक भी एक सहायक सामग्री है। नाटक से भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, कुछ मोरल वैल्यूज सिखा सकते हैं। तो नाटक के माध्यम से भी हम अपनी सूचनाओं को
विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं। तो नाटक भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही है। हमारी कोई भी सामाजिक भावनाएं हो, कोई भी रूढ़िवादिता हो, या हमें कोई भी मैसेज छात्रों तक पहुंचाना है, पर्यावरण प्रदूषण हो, बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, तो हम इसे नाटक के द्वारा भी इसको हम जन संचार में फैला सकते हैं। फिर एक कठपुतली पपेट शो, हम पपेट शो के माध्यम से भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम विभिन्न नाटक करवा सकते हैं पपेट शो के, पपेट के द्वारा भी, कठपुतली के द्वारा भी। कोई भी सामाजिक घटना हो, कोई भी घटना हो, हम पपेट के माध्यम से भी अपनी बात छात्रों तक या लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो एक कठपुतली भी एक सहायक सामग्री के रूप में काम आती है। फिर एक खेल के द्वारा भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खेल के द्वारा हम सबसे पहले हम अपने आप का, विद्यार्थी स्वयं के सर्वांगीण विकास कर सकता है। खेल के द्वारा उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास होता है। खेल के द्वारा वो उसे अनुशासन और नियमों का भी बहुत कुछ सीखता है, और स्वच्छता संबंधी बातें भी वो खेल के द्वारा सीखता है। और एक सहयोग की भावना, आपस में मिलजुल कर रहना भी वो खेल के माध्यम से सीखता है। तो खेल भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही है, इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। फिर सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य भी एक से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सामाजिक कार्य में जैसे है, हम कोई भी, जैसे हम शादी, पार्टी या कहीं पे भी जा रहे हैं, या तो इसको भी हम सामाजिक कार्य के द्वारा सीखते हैं। सामाजिक कार्य के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक भावना आती है, लोगों से एक दूसरे जुड़ना, सहयोग की भावना आदि सामाजिक कार्यों से हम सीख सकते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। तो सामाजिक कार्य मनुष्य के या एक बालक के अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर प्राकृतिक घटक, मतलब नेचुरल कंपोनेंट्स। एक प्राकृतिक घटक, प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रकृति भी हमारे अधिगम सामग्री में ही सम्मिलित है। जैसे हम वनस्पति है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, तो इसका हम पत्तियाँ वगैरह लाके बच्चों को दिखा सकते हैं। वन संपदा है, वन संपदा के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। जल संरक्षण है, तो जल संरक्षण के बारे में भी हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे खारा जल होता है, समुद्र का जल होता है, तो मान लो हम उसे ले जाके नहीं दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर एक सैंपल भी हम उसका ला के बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर इन सब की हम पहचान भी करा सकते हैं, बच्चों को प्रयोग भी करा सकते हैं। जैसे वनस्पति है, जैसे जो औषधीय वनस्पति कौन सी होती है, कंटीली वनस्पति कौन सी होती है, ये कोणधारी वृक्षों की पत्तियाँ कैसी होती है, सदाबहार वृक्षों की पत्तियाँ कैसी होती है। तो इन वृक्षों को मान लो हम छात्रों को वहाँ ले जाके नहीं दिखा सकते हैं, तो उन पत्तियों को हम एक अपने मटेरियल के रूप में काम में लेकर भी बच्चों को हम दिखा सकते हैं, या हम उनको टीवी पर भी इनको दिखा सकते हैं कि इन पत्तियों का आकार कैसा है, इन पत्तियों की विशेषता क्या है। तो ये भी हम एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल में काम में ले सकते हैं। फिर इन सब का संरक्षण कैसे करना है वह भी हम सीख पाते हैं। फिर प्राकृतिक घटक में जैसे सूर्य, वायु, जल, चंद्रमा, खगोल शास्त्र सभी कुछ सम्मिलित है। इनसे भी मनुष्य या बालक बहुत कुछ सीख सकता है। सूर्य से तेजस्विता, वायु से, जल से वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये प्राकृतिक घटक भी एक अधिगम सामग्री के रूप में ही काम में आते हैं। फिर सांस्कृतिक घटक, कल्चरल कंपोनेंट्स। कल्चरल कंपोनेंट्स में जैसे हम चित्रकला ले लें, ड्राइंग। अब हमें चित्रकला के बारे में बताना है, तो हमारे इतिहास में भी बहुत सारी चित्रकलाएँ हुई हैं, जातक कथाएँ हुई हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएँ हुई हैं। तो हम उनके माध्यम से भी बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। फिर लकड़ी की कला, लकड़ी के खिलौने आदि से भी। फिर साहित्य,
हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत साहित्य का भंडार है। उसमें रामायण, महाभारत, वैदिक काल है, मुस्लिम काल है, जैन धर्म है, बौद्ध काल है। तो इन सब के जो तथ्य है उनसे भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। इनको भी पाठ्यक्रम में हम सम्मिलित करके बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे हम रामायण के कुछ अच्छे दोहे हैं, महाभारत के कुछ अच्छे दोहे हैं, तो इनसे बालक को क्या प्रेरणा मिलती है उसको हम अब सिखाकर बच्चों को बहुत कुछ अधिगम करा सकते हैं। जैसे हमें नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाना है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, तो हम रामायण या महाभारत में कोई भी हम दोहा या छंद लेकर बच्चों को उस सिखा सकते हैं। फिर वैदिक काल, जो वैदिक काल में जो गुरु परंपरा होती थी, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। बालक गुरुजी के साथ आश्रम में रहता था, वो दिन भर वही कार्य करता था, लकड़ी इकट्ठी करना, खाना बनाना, सभी कुछ कार्य वही करता था। तो वैदिक काल के बारे की जानकारी देकर भी हम बच्चों को बहुत कुछ अधिगम करा सकते हैं कि वैदिक काल में बच्चे कैसे पढ़ते थे, वो मंत्रोच्चार कैसे करते थे, शिक्षण सामग्री क्या थी, शिक्षण विद्या क्या थी। तो इन कल्चरल को पाठ्यक्रम में समाहित करके भी हम बच्चों को बहुत कुछ अधिगम सामग्री प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर विभिन्न त्यौहार, भारत त्योहारों का देश है, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे धर्म और जातियाँ भारत में निवास करती है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब जानते हैं। तो इन त्योहारों के माध्यम से भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, एक अधिगम सामग्री प्रोवाइड करा सकते हैं। हम बच्चों को बोलते दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो हम इसके पीछे जो क्या कारण है उसको बताकर भी बच्चों को बहुत कुछ अधिगम करा सकते हैं। तो दीपावली मनाने का क्या उद्देश्य है, होली मनाने का क्या उद्देश्य है, ईद मनाने का क्या उद्देश्य है, इनके पीछे क्या घटनाएं हुई थी, तो उन सबको जानकर भी हम अधिगम बच्चों को करा सकते हैं। फिर सांस्कृतिक घटना जैसे पर्यावरण दिवस है, बच्चों को पर्यावरण से कैसे जोड़ना है, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इन विभिन्न प्रकार के दिवस को मनाकर भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। तो ऐसे हम हर कार्य का कुछ दिवस के रूप में कुछ एक्टिविटी कराकर भी बच्चों को हम बहुत कुछ मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं। बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए इन साधनों की भी बहुत कुछ आवश्यकता होती है और बच्चे इनसे बहुत कुछ सीखता है। फिर सांस्कृतिक रहन सहन, वेशभूषा के बारे में भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि भारत देश है, भारत देशवासियों का रहन सहन कैसा है, भारत में विविधताओं का देश है, इसमें बहुत सारी जातियाँ रहती है, सबका रहन सहन अलग है और ये अलग क्यों है, अलग रहने का कारण क्यों है, क्योंकि वहाँ की कुछ प्राकृतिक वातावरण ही ऐसा है जिससे उन्हें वो वाली वेशभूषा पहननी पड़ती है। तो इन सब से भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। और भी रहन सहन, वेशभूषा में जो महिलाएं आभूषण पहनती है, उन आभूषणों का क्या महत्व है, वो बिंदी लगाती है तो क्यों लगाती है, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, मांग बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, नाक में पहनती है तो क्यों पहनती है, पायल पहनती है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, बिच्छिया पहनती है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, हाथ में कंगन पहनती है तो क्या उद्देश्य है, मतलब इनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न क्या है, इससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो इनके बारे में भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है इनसे भी। फिर है जनसंचार तो सीखने का या हम कहते हैं अधिगम सामग्री का एक महत्वपूर्ण साधन है। जनसंचार में हम जानते हैं कि जैसे मास मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, अखबार, रेडियो, आजकल कंप्यूटर, हम मोबाइल, वर्तमान समय में हम मोबाइल को भी जनसंचार माध्यम में इसको हम ले सकते हैं। तो ये बच्चे के अधिगम में बहुत कुछ विकास करते हैं। सबसे ज़्यादा ही अधिगम बच्चा इसी से करता है। समाचार पत्र में भी रोज़ की घटनाएं, सामान्य घटनाएं, सामान्य जानकारी, जीके आदि सम्मिलित होता है। प्रकाशन मतलब पब्लिशर्स, जहाँ से बुक्स वगैरह छपती है, प्रिंट होती है,
तो ये बुक्स के माध्यम से तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है और अधिगम सामग्री हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, ऐड से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, वह उसको अपने अधिगम सामग्री में उसको प्रयोग में ले सकता है। फिर समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय में सबसे पहले है परिवार। परिवार से बच्चा क्या अधिगम कर सकता है? सहयोग की भावना, सामाजिकता की भावना, बड़ों का सम्मान करना, नैतिक मूल्य आदि वो सभी समुदाय से ही सीखता है। फिर समाज सेवी संस्थाएं भी अधिगम में बच्चों के बहुत ही सहायक होती है। जैसे वृद्धाश्रम खोलना, हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी जो सब कुछ भावनाएं हैं वो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ही बालकों में विकसित की जा सकती है। तो हम ऐसी संस्थाओं को हम बच्चों को भ्रमण कराने के लिए ले जा भी सकते हैं और हम उनको टीवी वगैरह आदि के माध्यम से उन्हें दिखा सकते हैं। तो इससे भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। फिर सामाजिक समस्याएं जैसे अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो इन समस्याओं से भी हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके बालक को अधिगम सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं कि अंधविश्वास से क्या क्या हानि होती है। जैसे सती प्रथा है, ये भूत प्रेत है, तो आदि ये जो अंधविश्वास है उसमें उनकी कमियों को बताना, उनको दूर करना। तो इनको भी हम पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों को अधिगम करा सकते हैं। फिर सामाजिक कुरीतियाँ, दहेज प्रथा, बाल विवाह है आदि को पाठ्यक्रम में हम सम्मिलित कर सकते हैं और अधिगम सामग्री प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर जैसे सामाजिक कुरीतियों में हम लिंग भेद वगैरह, यदि वर्तमान समस्या है कि कन्या भ्रूण हत्या वगैरह की जाती है, तो इन समस्याओं को हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लें और बच्चों को इन कुरीतियों के बारे में बताएं, तो हम लिंग भेद की जो असमानता है उसको हम दूर कर सकते हैं। फिर सामाजिक गुणों का विकास। बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए हम पाठ्यक्रम में प्रेम, त्याग, सत्य, अहिंसा आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। और जो हमारे जो प्राचीन महापुरुष हुए हैं, कोई लेखक हुए हैं, कोई देवता हुए, तो उनके बारे में बताकर बच्चों में इनका विकास करा सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, महाराणा प्रताप है, भगवान राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराकर भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। गीता दर्शन के बारे में भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करा सकते हैं। गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से बच्चे में कर्म की भावना का विकास होता है। वो अधिगम को सीखता है कि कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बालक को, एक मनुष्य को, उसे सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। परा अपरा विद्या के बारे में जानता है। तो गीता दर्शन है, रामायण है, जैन दर्शन है आदि को हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराकर भी अधिगम सामग्री प्रोवाइड करा सकते हैं कि हम बच्चों में इन गुणों का विकास कैसे करें, हम कैसे इन गुणों को बच्चों को अधिगम कराएं। तो इन महापुरुषों आदि की जीवनियों को हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराकर भी एक बच्चे को अधिगम करा सकते हैं। तो एक बालक के अधिगम में सहायक सामग्री के रूप में औपचारिक साधन भी होते हैं और निरौपचारिक साधन भी होते हैं। औपचारिक साधन तो हमें दिखाई देते हैं, टीवी, वीडियो वगैरह, ऑडियो वीडियो सब हम देख रहे हैं, लेकिन निरौपचारिक साधन भी हमारे आसपास के वातावरण में है। हम उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं। हमें व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक अधिगम करता है तो बालक इन्हीं से सीखता है। वो परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है, सांस्कृतिक वातावरण से सीखता है, प्रकृति से सीखता है। तो ये सभी कारक भी बच्चों को अधिगम में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो आज हमने शिक्षण अधिगम सामग्री का अध्ययन किया, जिसमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में आपको बताया गया। धन्यवाद।